हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लार्ज एंड मिड कैप फंड एक कैटेगरी होती है इक्विटी फंड्स की, जिसमें आपका मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं इंडिया के टॉप 100 कंपनीज और नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप कंपनीज। तो इसी कैटेगरी के एक म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। हम इसमें देखेंगे इस फंड की बेसिक डिटेल्स, उसके बाद देखेंगे मार्केट कैप, कैसे इसमें रिटर्न्स आ रही हैं, रोलिंग रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे बेंचमार्क से, उसके बाद रिस्क मेजरमेंट्स और फाइनली हम कंपेयर करेंगे दूसरे म्यूचुअल फंड से कि ये म्यूचुअल फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत नागपाल, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फ्रेंड्स देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की बेसिक डिटेल्स। ये फंड स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर 2019 को और इसका NAV यानी नेट एसेट वैल्यू है 35.62, यानी एक यूनिट का जो प्राइस है वो 35 रुपये 62 पैसे का हो चुका है। 10 रुपये से ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी लार्ज एंड मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम 5 से 6 साल का टाइम आपको लेकर चलना चाहिए, या उससे लंबा टाइम और लेकर चलेंगे तो और भी बेटर होगा। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ती है। और SIP के केस में अगर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट पे वो 1% एग्जिट लोड आपको देना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई एग्जिट लोड की। अब बात करते हैं AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की। तो टोटल 9,176 करोड़ का AUM इस फंड का है, यानी टोटल इतनी मार्केट वैल्यू जो भी इन्वेस्टमेंट लोगों ने करी हुई है, टोटल उसकी मार्केट वैल्यू 9,176 करोड़ की है। अब बात करें एक्सपेंस रेशियो यानी कितनी फी चार्ज करते हैं ये म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो 0.68% पर एनम की फी चार्ज की जाती है। और दोस्तों, ये फी अपफ्रंट नहीं चार्ज की जाती, ये एनुअल बेसिस पे होती है और पर डे बेसिस पे NAV में एडजस्ट होकर लगती है। यहाँ पर ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कई लोगों को लगता है कि जब आप पैसा अपना निकालोगे तो उस टाइम पे आपको फीस देनी होगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये फीस NAV में ऑलरेडी एडजस्टेड होती है, जो प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट होता है उसमें एडजस्ट करके बताई जाती है। अब बात करते हैं, अगर आप अपना पैसा 1 साल से पहले निकाल लेते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट होता है तो उसको बोला जाता है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पर आपको 20% का टैक्स लग जाता है। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो प्रॉफिट कहलाया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG। उस पर 12.5% का टैक्स आपको लगता है। उसमें 1.25 लाख तक का प्रॉफिट आपको टैक्स फ्री हो जाता है। उससे ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। तो ये तो टैक्स की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप हर साल 1,25,000 का प्रॉफिट टैक्स फ्री कर सकते हैं अपने पैसे को या तो रिडीम करके या फिर दूसरे फंड में स्विच करके। तो इस जो स्ट्रैटेजी को बोलते हैं वो बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। तो आप अपना हर साल टैक्स भी बचा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अब बात करें इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, भले ही लमसम करिए भले ही SIP करिए, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट इसमें नहीं रखी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मार्केट कैप यानी कितना परसेंट पैसा लार्ज कैप, कितना परसेंट मिड कैप और कितना परसेंट स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया हुआ है मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने। तो 36% पैसा बड़ी कंपनीज में है, लार्ज कैप कंपनीज में है। नेक्स्ट 150 कंपनीज मिड कैप कंपनीज में 37% का एक्सपोजर है, और स्मॉल कैप कंपनीज में लगभग 24% का एक्सपोजर है, और अदर्स में 2% का एक्सपोजर है। तो ये तो हुआ मार्केट कैप, यानी आपका पैसा लग कहाँ रहा है। आपको हमेशा पता होना चाहिए किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो कहाँ रहा है। अब बात कर लेते हैं पास्ट रिटर्न्स की। तो यहाँ पे जो हम रिटर्न्स देखेंगे वो लमसम के देखेंगे, यानी किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके रिटर्न्स हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से और बेंचमार्क से। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो बेंचमार्क होता है वो होता है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI, मतलब जो पहली 250 कंपनियां हैं उसी को बेंचमार्क मान के चलता है ये फंड। और क्योंकि जो मेजॉरिटी पैसा है वो पहली 250 कंपनी में ही लगता है, हालांकि 24% स्मॉल कैप कंपनीज में भी है, लेकिन बेंचमार्क बोलते हैं निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स को। और कैटेगरी एवरेज दोस्तों होता है कि जो इस कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं सभी के रिटर्न्स अगर हम देखें और उसका एवरेज आउट कर लें तो उसको बोलते हैं कैटेगरी एवरेज।
तो यहाँ पे हम फंड को कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क्स दोनों से कंपेयर करेंगे। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 19% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज ने 7.7% और बेंचमार्क ने 7.6%। तो लास्ट 1 ईयर में तो इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अब बात करते हैं 3 साल की। लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने 33% पर एनम का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, और वहीं कैटेगरी एवरेज में 21.46% का रिटर्न बना है, बेंचमार्क में 21.49%। तो पिछले 3 साल में भी इसने अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करके दिखाया है। पिछले 5 साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो फंड ने 34.65% पर एनम के रिटर्न्स जनरेट करे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। पर एनम के रिटर्न्स है दोस्तों, ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं है। और कैटेगरी एवरेज में 27%, बेंचमार्क में 29%। तो देखिए दोस्तों, ये फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ये वीडियो छोड़ के चले जाएंगे सिर्फ रिटर्न्स देख के कि कैसे रिटर्न्स हैं, तो आपका पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, रोलिंग रिटर्न्स भी देखिए, कितना रिस्क लिया गया फंड में वो चीज़ें भी देखिए, और कंपेयर भी करेंगे दूसरे म्यूचुअल फंड से। तो एंड तक बने रहिए। 10 साल का डेटा तो हमारे पास है नहीं, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है इस फंड ने 25% पर एनम का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज में 14.5% और बेंचमार्क में 16% का रिटर्न है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स और कंपेयर करते हैं बेंचमार्क से। ये ग्राफ के बेसिस पे हम देखते हैं। देखिए मोतीलाल ओसवाल जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसका जो ग्राफ है वो है ये ऑरेंजिश लाइन, और स्टार्टिंग में ये देखिए थोड़ा सा नीचे चल रही थी अपने बेंचमार्क से, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स से, लेकिन पिछले कुछ पीरियड से लगातार ये इससे ऊपर चल रही है अपने इंडेक्स से। तो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके दिखा रहा है ये रोलिंग रिटर्न्स का जो ग्राफ है। रोलिंग रिटर्न्स होते क्या है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स का, कुछ और डेटा देख लेते हैं। ये लास्ट 5 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से डेटा है, और 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स हम देख रहे हैं। अगर सभी रोलिंग रिटर्न्स के एवरेज देखें तो फंड में 26.49% का रिटर्न है, बेंचमार्क में 22.38% का रिटर्न है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बेंचमार्क को आउट परफॉर्म ये कर रहा है। मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर बात करें पिछले 5-5.5 साल के पीरियड में, अगर किसी ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए और मार्केट थोड़ी डाउन थी उस टाइम, और ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले उसको, तो इस फंड में 35% के रिटर्न मिले हैं, बेंचमार्क में 36%। मिनिमम रिटर्न्स की बात करें, मान लो किसी ने मार्केट बहुत पीक पे थी, मार्केट बहुत हाई थी और ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट किया और जब निकाला 3 साल के बाद तो भी 16% के रिटर्न्स मिले हैं, और बेंचमार्क में 13% के रिटर्न्स मिले हैं। और कभी भी आप देखिए इस फंड में अगर किसी ने 3 साल भी होल्ड किया है तो नेगेटिव रिटर्न्स भी नहीं आए, 0 to 8% के रिटर्न्स भी नहीं आए, 8 to 12% के रिटर्न्स भी नहीं आए, 12 to 15% के रिटर्न्स भी नहीं आए, यानी 15% से ऊपर के ही रिटर्न्स आए हैं हमेशा। 15 से 20% के रिटर्न्स कितने परसेंट केसेस में आए हैं इस फंड में? 11% केसेस में, और बेंचमार्क में 27% केसेस में। और 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अगर किसी ने 3 साल अपना पैसा होल्ड किया है तो इस फंड ने 88.84% टाइम्स 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और बेंचमार्क में 70% केसेस हुए हैं जिसमें 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। तो डेटा बहुत ही अच्छा लग रहा है रोलिंग रिटर्न्स का, उससे पता लग रहा है कि फंड बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। अब बात कर लेते हैं रिस्क मेजरमेंट्स की। यहाँ पे कंपेयर करेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड को इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे हमें पता लगता है कि फंड में कितना रिस्क है, फंड कितना वॉलेटाइल है। जितना फंड का ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना फंड रिस्की कहलाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.16, कैटेगरी एवरेज का 14.98, यानी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इस फंड में ज़्यादा रिस्क है। भले ही रिटर्न ज़्यादा कमा के दे रहा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा लिया गया, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो हमेशा रिटर्न्स को चेज नहीं करना होता, बाकी पैरामीटर्स देखना भी ज़रूरी होता है। शार्प रेशियो अगर हम देखें, जिससे पता लगता है कि रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले, रिस्क फ्री एसेट जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, एफडी, इनके मुकाबले फंड कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो जितना ज़्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है, और फंड का शार्प रेशियो है 1.31, कैटेगरी एवरेज का है 1.22। तो शार्प रेशियो अच्छा है कैटेगरी एवरेज से। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा हमें बताता है कि फंड इसके बेंचमार्क यानी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अगेन जितना ज़्यादा फंड का अल्फा उतना बढ़िया वो कहलाएगा, और अल्फा है 6.24, कैटेगरी एवरेज का है 2.67। अब देखते हैं बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसकी मैं बात करता हूँ अपनी वीडियोस में, अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। जैसे जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स है,
अगर वो 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो आपका फंड कितना बढ़ा के दे रहा है। अगर वो 100 से आपका फंड ज़्यादा बढ़ा के दे रहा है तो वो अच्छा माना जाएगा। और फंड का अप मार्केट कैप्चर रेशियो है 113, कैटेगरी एवरेज का है 102। यानी जो अगर इंडेक्स बेंचमार्क 100 पॉइंट बढ़ रहा है मोतीलाल ओसवाल का, तो ये मोतीलाल ओसवाल का फंड 113 पॉइंट बढ़ा के दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैच ये है कि इसने स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अच्छे लिए, अच्छे खासे पोर्शन में रखा हुआ है, तो इस वजह से भी ये फंड रिटर्न कमा के अच्छा दे पा रहा है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इसका उल्टा होता है। जब आपका जो इंडेक्स है, बेंचमार्क है, वो 100 पॉइंट गिर रहा है तो आपका फंड कितना गिरा के दे रहा है वो देखने वाली बात होती है। 100 से कम हो तो बढ़िया माना जाता है, और फंड का है 89, यानी 100 पॉइंट अगर इंडेक्स गिर रहा है तो ये फंड 89 पॉइंट से गिरा के दे रहा है। कैटेगरी एवरेज में ये डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 91 है, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अप मार्केट कैप्चर रेशियो भी अच्छा है, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो भी अच्छा है। तो दोस्तों अभी तक अगर हम इस फंड का एनालिसिस देखें तो उससे हमें पता लग रहा है कि फंड थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन उस रिस्क के मुकाबले आपको रिटर्न भी बना के दे रहा है, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा फंड माना जा सकता है। लेकिन अब हम इसको एसबीआई और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड से भी कंपेयर कर लेते हैं। ये एसबीआई और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज एंड मिड कैप फंड बड़े ही पॉपुलर हैं इस कैटेगरी में, तो उनसे भी कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रोलिंग रिटर्न्स। अगेन रोलिंग रिटर्न्स के एवरेज हम देखेंगे 3 साल के, तो 27.55% के रोलिंग रिटर्न्स हैं मोतीलाल ओसवाल में। एसबीआई में 22.7% के रोलिंग रिटर्न्स हैं, वो भी अच्छे हैं। आईसीआईसीआई में 26.57% के रोलिंग रिटर्न्स हैं, 26% के। तो रोलिंग रिटर्न्स के मुकाबले मामले में मोतीलाल नंबर 1 है, आईसीआईसीआई नंबर 2 है, एसबीआई नंबर 3 है। अब बात करें अगर टर्नओवर की, टर्नओवर से पता लगता है कि फंड में कितनी ज़्यादा चर्निंग हो रही है, स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग हो रही है। तो मोतीलाल ओसवाल का जो टर्नओवर है वो 85% है, यानी 100 में से 85% पोर्टफोलियो एक साल में आपका चर्न हो जाता है, बाय सेल कर दिया जाता है। एसबीआई का टर्नओवर बहुत ही कम है, 20% का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी 60% का। तो किसी फंड में अगर बहुत ज़्यादा टर्नओवर है तो वहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि फंड में बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो एग्रेसिव उसको आप कह सकते हैं। अब बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की कंपैरिजन की, तो मोतीलाल में 18.67 है, 3 ईयर्स का डेटा दिख रहे हैं अब हम दोस्तों, पहले जो डेटा था वो 5 ईयर्स का था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मोतीलाल ओसवाल का 18.67 है, एसबीआई का सिर्फ 13.17। दोस्तों इससे पता लग रहा है कि एसबीआई का फंड बहुत ही कम रिस्की है मोतीलाल ओसवाल के मुकाबले, और आईसीआईसीआई में तो और भी कम है स्टैंडर्ड डेविएशन 12.83। तो दोस्तों सिर्फ रिटर्न्स, सिर्फ एक फंड को आपने देख लिया और उसमें जज कर लिया उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, जब तक आप उसे कंपेयर नहीं कर रहे दूसरे फंड से तो आपको सही पता लगेगा नहीं। तो देखिए आईसीआईसीआई नंबर 1 है स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में, सेकंड नंबर एसबीआई, थर्ड नंबर मोतीलाल ओसवाल, क्योंकि सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे कम रिस्क आईसीआईसीआई में है, और सेकंड नंबर पे रिस्क जो कम है वो एसबीआई में है, और थर्ड नंबर मोतीलाल में काफ़ी रिस्क है, टर्नओवर भी हमें यही बता रहा है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप मोतीलाल को अवॉइड कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं तीनों का। मोतीलाल का एक्सपेंस रेशियो है 0.68%, एसबीआई का 0.75%, आईसीआईसीआई का 0.85%। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, मोतीलाल का कम है। हालांकि एक्सपेंस रेशियो से मैं ये नहीं बोलता एक्टिव फंड्स में कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा भी है किसी फंड का लेकिन वो फंड आपके लिए अच्छा करके दे रहा है, फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अब बात करें शार्प रेशियो की, तो शार्प रेशियो मोतीलाल का दिखा रहा है 1.01, एसबीआई का 0.84 और आईसीआईसीआई का 1.18। शार्प रेशियो के मामले में आईसीआईसीआई नंबर 1 दिख रहा है, मोतीलाल नंबर 2, और एसबीआई का थोड़ा सा शार्प रेशियो अच्छा नहीं कहेंगे, 0.84। और अप मार्केट कैप्चर रेशियो का कंसेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, मोतीलाल का है 124, एसबीआई का 86, आईसीआईसीआई का 95। अप मार्केट कैप्चर रेशियो के मामले में आईसीआईसीआई और एसबीआई थोड़ी सी मार खा गए हैं, अगर 100 या 100 से ज़्यादा होता तो बढ़िया माना जाता। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है 98 मोतीलाल का, एसबीआई का 78, आईसीआईसीआई का 67। तो दोस्तों ये जो अप मार्केट कैप्चर रेशियो, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो मैंने पहले आपको बताए और अब बताए, कई बार ये वेबसाइट्स जिनसे हम डेटा उठाते हैं तो वहाँ से भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो मैंने कंपैरिजन के लिए एक ही वेबसाइट से सारा डेटा लिया था। तो ये जो आपका अगर आप डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो देखोगे तो आईसीआईसीआई का सबसे ही बढ़िया है, सेकंड नंबर पे एसबीआई है, थर्ड नंबर पे मोतीलाल है। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। अल्टीमेटली दोस्तों डिसीजन आपका है, आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं करना है। सबसे बड़ी बात आती है, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं
तो इन तीनों फंड्स में से हमें साफ पता लग रहा है कि कौन सा फंड आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लार्ज मिड कैप फंड में आ रहे हैं, 5-6 साल के लिए कम से कम आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फंड नहीं चाहते, आप एक स्टेबल फंड चाहते हैं, तो उनमें से फिर आपको आईसीआईसीआई और एसबीआई को आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एनालिसिस, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये वीडियो सबके साथ शेयर भी ज़रूर कर देना जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में कंफ्यूज रहते हैं लोग, ऐसे लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।